पहली खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष की खबर है। मामला जेठवरा थाना इलाके का है, जहां एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया। फालतू बात ना करे, हट जाना भाई, फालतू बात ना करे, हट जाना भाई, तो इन तस्वीरों को देखिए जहां कितनी बेरहमी से एक बुजुर्ग को पीटा जा रहा है। प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुरानी रंजिश था और देखिए किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए। महिलाएं दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, लेकिन लाठी डंडों से लगातार हमलावर होते आप लोगों को देख सकते हैं। फालतू बात ना करे, देखिए यहाँ पर कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमलावर हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लाठी डंडों के साथ अब बात लखनऊ की करते हैं, जहां एक शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर खूब हंगामा किया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़ा ये शख्स खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहा था। प्रदर्शन करने वाले शख्स का आरोप यह है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने उन पर हमला कराया है और उसके बाद देखिए कितना हंगामा। इसे लेकर शिकायत की बात अगर कर लें तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो तस्वीरों को देखकर भले लग रहा होगा कि ये शोले का कोई सीन है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये सरकार और कांग्रेस पार्टी दो वर्ड सुनाई दे रहे हैं। कार्रवाई नहीं हो रही भैया। अब बात यूपी में बढ़ रही सियासी तपन की। भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें रखने जा रहे हैं, जहां इस सियासी तपन को बताने के लिए आप समझ जाएंगे इन तस्वीरों से ही। एक तरफ आप देखेंगे कि लखनऊ में कानपुर रोड पर निजी स्कूल में आरएसएस की बैठक चल रही है। पार्टी और संगठन में समन्वय को लेकर इस बैठक में अब दूसरे सत्र की तैयारी है, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं। तो लखनऊ में गठबंधन के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के संकेत प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिए हैं और खबर आ रही है कि अगस्त से प्रियंका लखनऊ में ही डेरा डाल लेंगी, प्रवास पर रहेंगी। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी 2022 के चुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। वो अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2007 वाली जीत को दोहराने की बात कहती नजर आ रही हैं, जहां कहती हैं कि अगर दलितों जितना विश्वास ब्राह्मण भी दिखा दें, भाजपा को छोड़ के बसपा का दामन थाम ले, तो बहुत सारी चीजें तैयार हैं उनकी सुविधा के लिए। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से सबसे बड़े प्रदेश में अगर चुनाव होने जा रहा है तो पार्टियां किस किस तरीके से लगी हुई हैं, कैसे ये रणभेरी सज चुकी है और किसकी कैसी कैसी तैयारी है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो लखनऊ में आज आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे सत्र में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं और बैठक में संघ और भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी बैठक में मौजूद हैं। सर कार्यवाहक अरुण कुमार भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। तो संगठन और संघ के बीच समन्वय को लेकर ये अहम बैठक चल रही है, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसका जिक्र हमने किया। और अब दूसरा सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को भी शामिल होना है। तो बेहद अहम बैठक है, जहां पर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि चुनाव से पहले संगठन और संघ के बीच ये तारतम्य बढ़िया हो, सुदृढ़ हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। तमाम
जिम्मेदार लोग, तमाम पदाधिकारी आरएसएस से सरकार्यवाहक हैं और सह सरकार्यवाहक भी मौजूद हैं। और अब खबर यह है कि एक सत्र तो पूरा हो गया, दूसरे सत्र में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो आप समझिए कि बड़े स्तर की यह बैठक है। और क्या कुछ चल रहा है, जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का और उनसे जानते हैं कि अभी दूसरे सत्र को लेकर क्या अपडेट आ रही है। अनुभव। देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सियासी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं। चुनाव करीब है और इसलिए जो भी सियासी दल हैं वो अब इसी कोशिश में जुटे हैं कि कैसे अपनी एक्टिविटी को तेज किया जाए और कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। आज जो बैठक हो रही है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम वहीं पर मौजूद हैं, ये कानपुर रोड है लखनऊ का और यहीं पर ये स्कूल है। इसी स्कूल में ये बैठक रखी गई है। संघ की ये समन्वय बैठक का दूसरा दिन है, कल से ही ये बैठक चल रही है। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि दत्तात्रेय होस बोले, सहकारवा, इसके अलावा सर सहकारवा वो भी मौजूद हैं और उन्होंने भी संबोधित किया है। क्योंकि यूपी को 6 प्रांत में बांटा हुआ है संघ ने, जिसमें अवध प्रांत है, काशी प्रांत है, ब्रज प्रांत है, पश्चिम प्रांत है, गोरक्ष प्रांत है और सभी प्रांत के जो प्रांत प्रचारक हैं, सह प्रांत प्रचारक हैं, प्रांत प्रमुख हैं, सह प्रांत प्रमुख हैं, संपर्क प्रमुख हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। और मुख्य एजेंडा यही है कि कैसे आगामी जो चुनाव है 6-7-8 महीने बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, सरकार ने क्या काम किया है, कोविड काल में संघ ने क्या काम किया है, वो कैसे लोगों तक जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि ये काम हुए हैं। और संघ के आगामी कई कार्यक्रम होने हैं, एक दीक्षा का कार्यक्रम होना है, इसके अलावा कई और कार्यक्रम हैं। तो उन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हो रही है। पर मुख्यमंत्री भी अब पहुंच गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं। BL संतोष पहले से बैठक में मौजूद हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। तो अब जो बैठक होगी थोड़ी देर में जो शुरू होगी, उसमें खास तौर से सरकार, संगठन और संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वही मौजूद रहेंगे और उसमें इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, बात होगी कि कैसे इन सारी चीज़ों को आगे ले जाना है, कैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। अब देखिए, जुलाई भी ख़त्म होने को है, आधा जुलाई बीत चुका है और अगस्त से कई सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होंगे। हम कहें तो फुल मोड में उत्तर प्रदेश इलेक्शन मोड में आ जाएगा। इसीलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अनुभव, अब ये दूसरे सत्र के बाद आगे का भी कार्यक्रम रूपरेखा तय होगी, वो क्या बताती हैं और क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, बिल्कुल संघ के जो अनुसांगिक संगठन हैं, जो और इकाइयां हैं, वो उनके साथ भी एक बैठक होगी और उसमें भी ये तय होगा कि किसको आगे कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं। चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और संघ का प्रत्येक वर्ष हम कहें तो कार्यक्रम तमाम चलते रहते हैं। जैसे धर्मांतरण का मुद्दा था, लव जिहाद के मुद्दे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर भी कैसे संघ काम करेगा, कैसे उसके जो सांघिक संगठन है वो काम करेंगे, इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी। इसीलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि हमने देखा है कि पीछे लंबे समय से तकरीबन 1-1.25 वर्षों से इस तरह की बैठक हो नहीं पाई कोविड के चलते। और हालांकि जब शुरू में हम कहें 2017-2018 में ज़रूर बैठकें हुई थी, लेकिन बीच में ये बैठकें नहीं हुई। और अब जब चुनाव बेहद करीब है तो ऐसे में संघ की बैठक का मकसद भी यही है कि कैसे जो योजनाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाया जाए और कैसे सरकार का भी, संगठन का भी, सबका समन्वय हो और सब मिलजुल कर चले, ताकि जब चुनाव आए तब जनता को ये बताया जाए कि जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। बिल्कुल अनुभव, देखिए जो ये सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए ये पार्टी जानी भी जाती है और उसको मजबूत करने की यही कवायद होती है जो बैठक इस वक्त चल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए अनुभव, अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे क्योंकि अगली खबर यूपी में गठबंधन को लेकर है, जहां प्रियंका ने बड़े संकेत दिए हैं। प्रियंका बोली हैं कि चुनाव को लेकर कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ऐसा नहीं करेंगे जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो। आगे के हालातों के हिसाब से ही रणनीति बनाई जाएगी, हालातों को देखकर ही फैसला लिया जाएगा, ये कहती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी के हित को चोट पहुंचे। आगे की परिस्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर लेंगे। तो अब गठबंधन को लेकर साफ साफ मनाही वाली स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने
साफ किया है कि जो जरूरी होगा वो करेंगे, यानी छिपे शब्दों में कई बात कहती नजर आ रही हैं और इसके मायने क्या निकलते हैं जरा हम भी समझने की कोशिश करते हैं। सहयोगी अनुभव मौजूद हैं क्योंकि वो तमाम ऐसी खबरों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अनुभव बताइए, एक चीज तो है कि साफ तौर पे मना नहीं कर रही हैं, अगर गठबंधन के इशारे कर रही हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं, बड़ी पार्टी जिसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, या फिर छोटी छोटी पार्टियों को टारगेट करने वाली जो रणनीति रही है जिसके लिए बाकी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो 3 दिन का दौरा था, ये आज तक का ही दौरा था और आज सुबह सुबह सबसे पहले वो पहुंची नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर और वहां पर कुछ मीडिया के प्रतिनिधि थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। हम भी वहां पर मौजूद थे, हम भी उस मुलाकात में शामिल हुए और प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर कहा, देखिए ये भी माना कि कहीं ना कहीं पार्टी सुस्त पड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में, इस बात को भी उन्होंने माना है और ये कहा है कि पार्टी में अब जान आई है, उन्हें ये लगता है कि पार्टी में जान आई है। और दूसरा, अगस्त से वो कंटिन्यू यहीं लखनऊ में रहेंगे, शीला कौल का जो आवास है वहीं पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, लोगों से मिलेंगी और लगातार 2022 का जो मिशन है कांग्रेस का उसके लिए काम करेंगी। ये दो बातें उन्होंने साफ तौर पर कही। साथ ही साथ जब ये पूछा गया कि क्या वाकई कांग्रेस 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गई, इतना बड़ा गठबंधन हुआ पर वो फेल हो गया, सफल नहीं हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस क्या इस तरह के कोई सियासी समीकरण देख रही है आगे, तो उन्होंने कहा कि हम क्लोज माइंड नहीं है, यानी हम ओपन माइंड है, अगर कोई आता है हमारे साथ तो हम देखेंगे और अगर लगता है कि इससे फायदा होगा तो जरूर हम उनके साथ जाएंगे। देखिए, राजनीति में संभावनाएं लगातार बचा कर रखी जाती हैं, किसी चीज को मना नहीं किया जाता और यही वजह है कि शायद प्रियंका गांधी भी कह रही है कि आगे क्या स्थितियां बनेंगी चीजें उस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन संकेत भी दिया है और ये भी साफ किया है कि अब पूरा फोकस उनका उत्तर प्रदेश पर ही रहने वाला है। बिल्कुल अनुभव, और यही वो चीज है। देखिए, साफ साफ नहीं बताना ये डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए अभी परिस्थिति देखी जा रही है जिस तरीके से, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम राजनीतिक चश्मे से ढूंढने की कोशिश करें अनुभव? देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश यही होगी कि खासतौर से ऐसे दल जो छोटे दल हैं और जिनका अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा भी प्रभाव है उनके साथ आया जाए। जिस तरीके से मान लीजिए अगर ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कुछ समय पहले हमसे खुद कहा था कि अगर वो अखिलेश यादव के पास नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव को आना हो तो उनके पास आएँ, तो ऐसे में अगर वहाँ पर कुछ उन्हें गुंजाइश दिखती है और वो भी संपर्क में लगातार हैं तो उनके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम और जो छोटे दल हैं या फिर हम कहें जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके जरिए पार्टी की कोशिश है कि पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मजबूत ढंग से खड़ा किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल जब बैठक की थी पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के साथ, तो ये कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी आपको टिकट देगी, आप चुनाव लड़िए और आप अपने क्षेत्र में जाइए, काम करिए और पार्टी टिकट देगी। पर किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या इतना जनाधार है, क्या पार्टी बूथ स्तर पर इतनी मजबूत है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और बीते साल हमने देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पहली बार बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत किया, सदस्य बनाए, बूथों पर भी अध्यक्ष बनाया उन्होंने और इसको नाम दिया था संगठन सृजन अभियान। लेकिन जो संगठन सृजन अभियान चलाया उसका भी क्या फीडबैक प्रियंका गांधी को मिला है, क्योंकि उन्होंने उसका भी फीडबैक लिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर वो उसके आधार पर कोई निर्णय लेंगी कि कहाँ पर किसके साथ जाना है तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, देखिए ऐसे में जो अपना जनाधार बनाना होगा। देखिए, अब तो बसपा की तरफ से मायावती ने भी आके ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, तो अब क्या ये वक्त है जब गठबंधन भी करना है तो क्या अप्रोच करना है, क्या वो चीजें जमीन पर दिखाई देनी शुरू होती है नहीं, या उसकी रणनीति है? अब इन चीजों के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अनुभव, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया इन सारी बातों का, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सियासी तपन या सरगर्मी कितनी तेज है इस बात का अंदाजा लगाइए, जहां बसपा ने यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। मायावती ने बताया कि अब यूपी में फिर से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो जा रहा है। 23 जुलाई से वो ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। इतना ही नहीं, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ चुनावी प्लान बताया बल्कि भाजपा सरकार पर हमलावर रही और इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के लिए हम फिर से तैयारी करेंगे, जहां दलितों का विश्वास होगा और ब्राह्मणों का विश्वास भी फिर से पाने की कोशिश होगी और इसी के लिए उन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी है। तो मायावती एक्शन प्लान के साथ सामने आ चुकी हैं। आज उन्होंने खुलकर बातचीत की
उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि बहुत खिचड़ी खाने और खिलाने की कोशिश कर ली गई है विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन दलित बहकावे में नहीं आए हैं, ना ही आएंगे। तो वो विश्वास भी जता रही थी अपने दलित वोट बैंक पर और फख्र है, नाज है, ऐसे शब्दों का 3-4 बार इस्तेमाल किया उन्होंने। क्या कहा, जो बुलेट पॉइंट है वो भी आपके सामने रखते हैं। जनहित व देश हित के अनेकों ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश भर की पीड़ित जनता केंद्र सरकार की जवाबदेही चाहती है और जिन पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट व गंभीर होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। जनता की यही चाहत व समय की मांग भी है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक व अन्य नीतियों एवं कार्यकलापों आदि से देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच खासकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। इस पर भी केंद्र सरकार की लापरवाही से जनता काफ़ी त्रस्त है। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में